स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट का नाम जब भी आप सुनते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? क्या ये एक सट्टा है? क्या ये एक जुआ है? क्या ये बैटिंग की तरह होता है? क्या आपने कोई चीज़ परचेज़ करे और फिर उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ बढ़ जाए? तो अगर आपके ज़हन में ये सवालात हैं कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फिरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। स्टॉक मार्केट असल में बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसकी वजह ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो कि इसके अंदर इन्वेस्टेड होती है, वो बगैर किसी ट्रेनिंग के या बगैर किसी रिसर्च के इसके अंदर कूद जाती है। और आप देखेंगे कि मार्केट के पिछले मुख्तलिफ किस्म के जो रन्स होते हैं जिनको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, या उन दौर की बात करते हैं जिसमें मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और उन दौर की बात करें इसमें मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती बल्कि बहुत ख़राब किस्म का परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग नज़र आएंगे। और होता ये है कि क्योंकि हमारी रिसर्च अच्छी नहीं होती, तो हम स्टॉक मार्केट में इस तरीके की गलतियाँ कर देते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस करवाती है। तो आइए इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार स्टॉक मार्केट है क्या, किस तरीके से वर्क करती है, और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो क्या ये मार्केट आपके लिए है, और कुछ एंड में छोटी-सी टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो देखिए, स्टॉक मार्केट बेसिकली उन कंपनीज़ के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जो चाहती हैं कि अपने जो शेयर्स हैं पब्लिक को बेचा है। यानी हम इनको पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। पब्लिक आईपीओस के थ्रू ये जो है मार्केट के अंदर लिस्ट होती हैं, और ये मार्केट में पैसा चाह रही होती हैं बेसिकली पब्लिक के थ्रू। यानी जब हम उस शेयर को खरीदते हैं तो बेसिकली उस कंपनी को कुछ ना कुछ कैपिटल का फ़ायदा होता है, और उस कैपिटल के थ्रू वो अपनी एक्सपेंशन को प्लान कर रही होती हैं, या अपने ग्रोथ रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट है उन पे फोकस करती हैं। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली इन शेयर्स की खरीद और फरोख्त का नाम है, जिनके अंदर बिजनेसेस को आप बेसिकली परचेज कर रहे होते हैं। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना कि आप शेयर को परचेज नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो आपकी बाइंग एंड सेलिंग जर्नी बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। यानी बेसिकली आप एक बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप ले रहे हैं, और अगर इस पार्टनरशिप को समझें तो जब ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपके जो हिस्सा है छोटा सा जिसको हम शेयर कहते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। और अगर आपके ये जो बिजनेस है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा किसी भी वजह से, तो आपके जो शेयर की प्राइस है वो कम होती चली जाएगी और आपको थोड़ा सा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं उन तमाम की तमाम टर्म्स की, जो कि मार्केट के अंदर आप सुनते होंगे, या आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको वो टर्म्स नजर आएंगी, और इनके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं, और वो जो टर्म है वो है शेयर। तो शेयर का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई कंपनी पब्लिक में लिस्ट होना चाहती है, वो करती है कि वो अपने तमाम के तमाम एसेट्स की वैल्यू को निकालती है। इसके अंदर उसके लैंड की प्रॉपर्टी भी, लैंड की वैल्यू भी शामिल है, उसके जो दूसरे एसेट्स हैं, चाहे वो कैश है, चाहे वो मशीनरी है, या और भी किस्म के कोई एसेट्स अगर उनके पास मौजूद हैं, उन सब की सब टोटल एक वैल्यूएशन निकाली जाती है, और उस वैल्यूएशन को डिवाइड कर दिया जाता है एक शेयर की फेस वैल्यू से। और जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से वो मार्केट के अंदर एक कैपिटल रेस करना चाहती है, और उस हिसाब से वो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर फ्लोट करवाती है। पब्लिक उन शेयर्स को खरीदते हैं, और उसके थ्रू जो है मार्केट के अंदर उस स्टॉक की अप या डाउन की प्राइस की जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद जो एक नया इन्वेस्टर है, वो एक नई टर्म को सुनता है, या वो जो टर्म सुन के मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करता है कि मार्केट इतने पॉइंट्स बढ़ गई और इतने पॉइंट्स गिर गई, आखिर ये चीज़ क्या है? इसको हम कहते हैं इंडेक्स। ये जो लव इंडेक्स है, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेजर है कि आपके मुल्क की इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, और उस इकोनॉमी को हम जोड़ते हैं डिफरेंट कंपनीज के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जब हम डाउ जोन्स की बात करते हैं, जो कि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर वहाँ पे लिस्टेड 30 टॉप कंपनीज की एवरेज रेटिंग को जो हम कहते हैं, तो इसीलिए इस इंडेक्स का नाम जो है डाउ जोन्स 30 कहा जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो PSX 100 इंडेक्स कहा जाता है। यानी यहाँ पे लिस्टेड 100 कंपनीज की अगर परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है ये इंडेक्स। तो ये इंडेक्स का लफ्ज़ जो है, जब हम देखते हैं कि इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब ये है कि इन 100 कंपनीज़ के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज़ होंगी कि शायद 100 के 100 कंपनी के शायद 5 की 5, 100 में से कोई 5 कंपनीज़, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अप ट्रेंड में हैं, बाकी कंपनीज़ जो हैं वो शायद डाउन ट्रेंड में हो गई। तो ये जो एवरेज मूवमेंट है, उसको इंडेक्स के थ्रू ट्रैक किया जाता है। अब इस इंडेक्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि लेट्स से हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ही बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे हम 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये 100 कंपनीज जो हैं इक्वल वेटेज नहीं रखती। यहाँ पर हमें चीज़ें थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है कि 100 कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ ऐसी होंगी जिनकी वेटेज ज़्यादा है। अब इससे मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर ये कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, लेट्स से ये 2 या 3 हेवी वेट्स ऑफ द इंडेक्स हम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें, तो हमारी पेट्रोलियम एक आइटम है,
इसी तरीके से कुछ बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल यूबीएल की अगर हम बात करें या एंग्लो कॉर्पोरेशन की हम बात करें, तो ये मार्केट के हैवी वेट्स कंसिडर किए जाता है। अगर इनके शेयर की प्राइस किसी वजह से बढ़ रही है, तो आपको फ़ील होगा कि इंडेक्स भी इस बात को रेप्लिकेट करता है और इंडेक्स भी ऊपर के डायरेक्शन की तरफ जाना स्टार्ट करता है। और अगर किसी वजह से इन 2, 3, 4 हैवी वेट्स के अंदर जितने भी हैवी वेट्स हैं, उनमें किसी भी वजह से गिरावट आ रही है, अब ये इन कंपनीज़ की वजह से हो रहा है या कोई ऐसा फिनोमेना हो गया, फॉर एग्जांपल कोविड की अगर हम बात करें, कोई ऐसा फिनोमेना हो गया कि इन शेयर्स के प्राइसेस में अ फॉल आ रहा है, तो ओवरऑल इंडेक्स में भी फॉल आएगा। तो आप अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो हेवी इंडेक्स आइटम है, तो उसमें आपके लॉस और गेन दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट 3 तरीके के ट्रेंड को फॉलो करती है, जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट्स का जो सबसे अच्छा रन हमें जो लगता है, वो उसको हम कहते हैं बुल रन। ये वो दौर होता है जिसमें मार्केट के अंदर डिफरेंट शेयर्स जो है अपने न्यू हाईज़ को बना रहे होते हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती चली जाती है। तो जब भी इस तरीके का रन होता है, इसको हम कहते हैं बुल रन। और अगर इसके रिवर्स में हम बात करें, तो मार्केट जब अपने न्यू लोस को बना रही होती है, लोअर लोस को बना रही होती है, उस वक़्त हम कहते हैं कि मार्केट जो है बेयर रन में है। अब एक और ट्रेंड होता है जो कि बुल और बेयर के दरमियान होता है, या शायद बुल रन शुरू होने से पहले भी होता है, बुल रन खत्म होने के बाद भी होता है, या हर बिटवीन 2 बुल एंड बेयर रन के दरमियान का जो फेज़ है, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज़। कंसोलिडेशन फेज़ में मार्केट जो है थोड़ा-सा साँस लेती है। चाहे वो बुल रन के बाद लेती है या बेयर रन के बाद लेती है, तो मार्केट थोड़ा-सा साँस लेती है और वहाँ से एक नई डायरेक्शन अ, को स्टार्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुल रन था, मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और आपका जो इंडेक्स था, लेट्स से हम करंट सिनेरियो की ही बात करें, 79,000 से स्टार्ट हुआ और इंडेक्स जाके तकरीबन खड़ा है इस वक़्त 1,15,000 के करीब, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर मार्केट 1,15,000 पे खड़ी है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज़ स्टार्ट हो गया है और आप देख भी रहे होंगे और इसके ऊपर अगर आपकी रिसर्च होगी, तो 1 महीने से मार्केट इस लेवल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। क्योंकि मार्केट ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि इस बुल रन को कंटिन्यू किया जाए टुवर्ड्स द न्यू हाईज़ या फिर थोड़ी-सी मार्केट में करेक्शन ली जाए। करेक्शन का मतलब भी बेसिकली थोड़ा-सा बेयर रन ही होता है, लेकिन हम करेक्शन को एक टेक्निकल टर्म की तरह देखते हैं और एक ट्रेंड की तरह नहीं देखते, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग होती है और प्रॉफ़िट टेकिंग के बाद थोड़ा बहुत प्राइस एडजस्टमेंट होता है, लेकिन ये कोई घबराने की बात नहीं होती है, बल्कि मार्केट अपने आप को रीडिफ़ाइन करती है और रीएडजस्ट करती है। और अगर कुछ पॉज़िटिव आउटकम्स आ जाते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि अभी मार्केट अभी इस कंसोलिडेशन फ़ेज़ में है, अब यहाँ से मार्केट को डिसाइड करना है कि वो अपना बुल रन को मज़ीद एक्सटेंड करती है या फिर करेक्शन की तरफ जाती है। देखिए, बेयर रन मार्केट में तभी आता है जब आपके मुल्क के हालात इंटरनेशनली की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या लोकल पॉलिटिक्स इस तरीके से हावी हो जाए आपके मार्केट के ऊपर, तब जाके हमें बेयर रन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेके ही चलते हैं, तो पाकिस्तानी मार्केट ने पिछले 9 सालों में 4 किस्म के बुल रन देखे हैं, जिसमें से 3 बेयर रन, सॉरी 4 किस्म के बेयर रन देखे हैं, जिसमें से 3 बेयर रन सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिकल वजूहात की बुनियाद पे थे। किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर का आना और किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर का जाना और किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से हटा देना, ये वो वजूहात बनी जिसकी बुनियाद के ऊपर मार्केट ने ठीक-ठाक किस्म के करेक्शंस ली और लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा डूबा। इसके अलावा ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से हम बात करें तो कोविड आपके सामने है। कोविड जैसे ही आया, मार्केट्स क्रैश हो गई और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की मार्केट्स क्रैश की। इसके बाद यूक्रेन रशिया की जो वॉर हुई, जिससे कमोडिटीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और लोकल तकरीबन तमाम की तमाम इकोनॉमी श्रिंक होना स्टार्ट हो गई। इस वजह से भी मार्केट के अंदर काफ़ी गिराव आया। इसका मतलब ये है कि लोकली एज़ वेल इंटरनेशनली मार्केट्स रिफ्लेक्ट करती हैं या मार्केट्स नज़रअंदाज होती हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि जब भी आप मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हैं, तो आप जिस प्राइस पे एंट्री ले रहे हैं, वो किस पॉइंट के ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं। क्या आप बुल मार्केट में एंट्री ले रहे हैं? क्या आप बेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं? क्या आप कंसोलिडेशन मार्केट में एंट्री ले रहे हैं? क्योंकि आप जब भी किसी शेयर में एंट्री लेते हैं, तो बज़ाहिर तौर पे आपको उसका एग्ज़िट पहले से ही पता होना चाहिए। यानी आप आगे जैसे हम टर्म्स में सीखेंगे, आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए और आप वो टर्म्स पहले ही अपने पास एक पेपर पे लिख लें, अपने दिमाग में याद कर लें कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शेयर परचेज़ कर रहे हैं ₹100 का, तो मैं इस शेयर को बेचना कब चाहूँगा, कितने टेन्योर में चाहूँगा। ये जो मैंने परचेज़ किया है, ये एक लॉन्ग टर्म आइटम परचेज़ किया है या ट्रेड के लिए परचेज़ किया है। और जब भी आप ट्रेड के लिए कोई आइटम परचेज़ करते हैं, तो फिर आपका जो दिमाग है, वो आपने दिमाग से फैसला करना है बेसिकली एज़ अ ट्रेडर। आपने इमोशंस को अपने डिक्शनरी से बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। उसमें ये होता है कि अगर आपने कोई आइटम ₹100 का परचेज़ किया है और आपने कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर इस आइटम को परचेज़ किया है,
टेक्निकल एनालिसिस ये बात कहती है कि इस आइटम को ₹105 तक जाना चाहिए और यहाँ से स्टॉप लॉस बनता है 97-98 रुपीज़ का। यानी ₹2 आप नुकसान में जा सकते हो और ₹5 आप गेन में जा सकते हो। तो इस तरीके की ट्रेड की जा सकती है। क्यों? क्योंकि रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। लेट्स से आपने इस शेयर को परचेज़ किया और ₹105 का वो आइटम पहुँच गया। अब विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी ग्रीड आपने इस आइटम को बेच देना है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ये बात आपको समझा रहा है या मैथ्स आपको ये बात समझा रही है कि यार 105 तक की जो इसकी जर्नी थी ना, ये प्रेडिक्टेबल थी। अब इसके बाद क्या हो सकता है, ये शायद शेयर 200 का चला जाए, लेकिन इसकी जर्नी को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वंस अगेन ये वो टिप्स हैं जब आप ट्रेडिंग के तौर पे काम कर रहे होंगे। वहाँ पे आपने ग्रीड नहीं करनी, आपने उसको फ़ौरन बेच देना है। इसी तरीके से अगर रिवर्स आता है आइटम 98 पे आ गया, आपने इसको एक 98 के लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे आगे जाके। अगर वो आइटम 98 पे आ गया, अब आपने इसको बेचना है। आपने ये वेट नहीं करना है कि यार ये तो रिबाउंस हो जाएगा। मैथ्स कह रही है, टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि 98 जो है ये इसका वो लेवल है जिस पे इस आइटम को बेचना चाहिए, तो आप बेचेंगे। और 98 रुपीज़ का ये जो लेवल है, इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। तो मार्केट में आप जब भी कोई ट्रेड स्टार्ट करें, तो आपको उसका स्टॉप लॉस पहले से ही पता होना चाहिए और आप जिस टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, उस टारगेट का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और ये एक रिसर्च बेस्ड टारगेट होना चाहिए। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये मैं 100 का परचेज़ कर रहा हूँ, तो उसको 105 जाना ही जाना चाहिए। आप कोई आइटम परचेज़ कर रहे हैं और ट्रेडिंग के लिए भी लेट्स से परचेज़ कर रहे हैं, तो आप टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर कर रहे होंगे। और अगर आप कोई आइटम इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पे परचेज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है टेक्निकल एनालिसिस तो शायद बाद में देखा जाता है। आप कोई भी आइटम इन्वेस्टमेंट के लिए जब परचेज़ करते हैं, तो आप उसके फंडामेंटल की वजह से उसको परचेज़ करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक कंपनी है, जैसे XYZ कंपनी है, इसने मुआहदा किया है विद एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये बिल्कुल एक फैक्चुअल खबर है, मैं शेयर का नाम इसलिए नहीं देना चाह रहा, क्योंकि शायद एक रिकमेंडेशन समझ लें, लेकिन वो शेयर एक IPP है। तो उस कंपनी ने आज अमेरिका की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ मुआहदा किया है और वो उनके तहत जो है प्लांट्स वगैरह लगाएँगे और पाकिस्तान में ई-व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे। अब अगर ये बात सही साबित हो जाती है, 2-3 साल में इनके प्लांट लग जाता है और आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे आज उसके शेयर्स को जमा करना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी तो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट के वो लेवल्स बनेंगे ही नहीं। और 5 साल या 4 साल में जब ये खबरें पक्की हो जाएँगी और इनके ऊपर कुछ काम हो जाएगा, तब वो टेक्निकल लेवल्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। तो आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए और उस टारगेट तक पहुँचने से पहले अगर वो रिवर्स जाता है, तो कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के जो टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अब देखिए करना क्या है, आपने अपने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना है और वो आपसे कुछ पैसे जो है कुछ अकाउंट ओपनिंग पैसे के लिए पैसे कुछ चार्ज करेगा। उसके बाद वो आपको कहेगा कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें। आपने लेट्स से 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, जिसको हम कैश इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब मार्केट आपको 2 अलग-अलग तरीके के भी ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी। पहला ऑप्शन तो लेट्स से बहुत सिंपल है, आपने 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की, आपके पास मार्केट में जितने भी XYZ आइटम्स थे, उसमें से आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। आपने वो आइटम को परचेज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल टू कीप द मैथमेटिक्स ईज़ी, हमने ₹100 का आइटम परचेज़ करना है, क्योंकि हमारे पास लाख रुपए थे, तो हमने इसके 1000 शेयर खरीद लिए। तो आपके पास एक आइटम लेट्स से आइटम ए है, आपके उसकी जो शेयर की प्राइस है वो ₹100 है और मार्केट में उसके आपको 1000 शेयर मिल गए, तो आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस तरीके से यूटिलाइज़ हो गई। इसको हम कहते हैं कैश इन्वेस्टमेंट। लेकिन मार्केट आपको 2 अलग-अलग इसके अलावा भी 2 अलग मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है। ये करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, टोटली आपका डिसीजन है। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा काम है आपको वो इन्वेस्टमेंट टूल्स को बताना। तो सबसे पहला जो टूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्ट सेल। तो बेसिकली शॉर्ट सेल में होता क्या है कि आपके पास कोई आइटम नहीं है, लेकिन आपने वो आइटम जो है मार्केट से बोरो किया और बेच दिया। यानी फॉर एग्जांपल जो भी हमने आइटम एक ही बात हो रही है, मार्केट में ₹100 का ट्रेड हो रहा है। आपने फ़ील किया कि यार मार्केट जो है वो एक बेयर रन में जाने की कोशिश कर रही है या करेक्शन फेज़ में जाने की कोशिश कर रही है। दोनों केस में मार्केट में जो आइटम्स की प्राइसेज़ हैं, वो नीचे जा सकती हैं। तो आपने बेसिकली एक हंच लिया, एक बेट ली और आपने इस आइटम को शॉर्ट सेल कर दिया। वंस अगेन नेवर अ रिकमेंडेशन। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बट पर्सनली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकता इस चीज़ को। लेकिन आपने शॉर्ट सेल कर दिया और शॉर्ट सेल में क्या हुआ कि आपने जो ₹100 का आइटम परचेज़ किया था, वो लेट्स से 95 तक का पहुँच गया। अब आपने क्योंकि वो आइटम बोरो किया था, आपके पास था नहीं, आपने कैश पे इसको परचेज़ नहीं किया था। आपने अपने दोस्त से फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्त को बोला यार मुझे ये शेयर दे दे और आपने वो शेयर किसी अपने दूसरे दोस्त को बेच दिया और आपने इस दोस्त को ये कहा कि यार मैं तुम्हें ये शेयर ही वापसी करूँगा। अब आपने ₹100 का आइटम लिया
मार्केट में बेच दिया, आपके पास 100 रुपये के हिसाब से कैश पड़ा है और अब मार्केट में वो 95 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आपने बेसिकली 5 रुपये का यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हासिल किया। इस 5 रुपये में ज़ाहिर है डिफरेंट किस्म की फीसेस भी शामिल है, लेकिन जब आप बगैर कोई चीज़ परचेज़ किए हुए सेल करते हैं, देन आपको वो चीज़ उसको रिवर्स करके वापसी देनी होती है, उस शेयर की सूरत में वापसी देनी होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं शॉर्ट सेल। अच्छा, शॉर्ट सेल एक बहुत रिस्की मैनूवर है, क्यों? क्योंकि इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी है कि एक आइटम लेट्स से 50 रुपए का था, आपने मार्केट में इसको बेच दिया, बोरो करके बेच दिया। अब आपने सामने वाले को वो वापसी ही करना है, आपने लेट्स से 50 रुपए का आइटम था, 1000 शेयर्स बेच दिए, अब आपने सामने वाले को 1000 शेयर्स ही वापसी करने हैं, पैसे नहीं चाहिए उसको आपके, यानी 50,000 रुपए नहीं चाहिए आपको, आपने उसको 1000 शेयर्स ही वापसी करने हैं। तो अगर ये शेयर नीचे आना स्टार्ट हुआ जिसकी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो मैक्सिमम 0.01 पे आएगा, सही है, या 0.001 पे आएगा, इससे नीचे तो नहीं जाएगा ना। लेकिन प्रैक्टिकली सोचें तो 50 रुपए का आइटम होने को 1.5 लाख 2 लाख भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपके, अच्छा, और आपने इसको वापसी 1000 शेयर ही करने हैं, तो अगर एक 50 रुपए का आइटम था वो लेट्स से 100 रुपए का पहुंच गया, अब आपने इस बंदे को 100 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर वापसी करने हैं, यानी जो 50,000 का आइटम था वो आपको उसको लाख रुपए की शक्ल में वापसी करना होगा। तो यहाँ पर जो गेन करने वाला जो पोर्शन है वो मेरे हिसाब से हमेशा से कम रहेगा, और जो लूज करने वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं कर सकता। इसके अलावा मार्केट एक और आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिसको हम कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग में ये होता है कि बेसिकली आपका ब्रोकर आपको कुछ पैसे लैंड करता है और वो आपको कहता है कि यार तुमने मेरे पास लाख रुपए रखवाए हुए हैं, तो ये लो यार 20,000, 30,000, 50,000 रुपए और ले लो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर अकाउंट। वो कहता है कि आप लाख रुपए की बजाय इस एक्स्ट्रा पैसे के भी जो है वो स्टॉक परचेज कर लें। अब आपके पास तो ये 50,000 थे नहीं, बेसिकली आपके जो ब्रोकर है उसने आपको कुछ पैसे लैंड किए। सबसे पहले आपको इस जो आपने पैसे बोरो किए हैं उसके अगेंस्ट भी उनको कुछ ना कुछ फीस देनी है जो कि बेसिकली इंटरेस्ट है। तो वंस अगेन इस वजह से भी मेरी तरफ से तो ये चीज़ रिकमेंड नहीं है। लेकिन अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं और मार्केट में अगर आपको जितने भी क्रिप्टो गुरुज नज़र आएंगे वो आपको इसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आओ हमारा कोर्स लो या आओ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करो, क्योंकि वो बेसिकली आपको ये बताएंगे कि आपके पास तो 100 रुपये है, लेकिन लेट्स से अगर आपको लेवरेज मिल रही है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो आप बेसिकली मार्केट में लाख रुपए लेके बैठे थे, अब आप 3 लाख रुपए की परचेजिंग कर सकते हैं, परचेजिंग पावर आपकी बढ़ गई। तो ज़ाहिर है जब आप 3 लाख रुपए के हिसाब से 5% भी ग्रो करते हैं तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़। कुछ फीसेस कटा के अगर 10,000 रुपये भी आपको बचते हैं तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10% हो जाता है। तो इस तरीके की कुछ आपको मैथ्स के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और आपको यहाँ पर ये बात को समझने की ज़रूरत है कि आप अगर कोई चीज़ कैश पे परचेज नहीं कर रहे तो आपके पास होल्डिंग की लिमिटेशन है। देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर मैंने एक आइटम परचेज किया, वंस अगेन गोइंग बैक टू ओरिजिनल एग्जांपल, कि हमने 100 रुपये का आइटम परचेज किया, 1000 शेयर परचेज किए, कैश में परचेज किए, लाख रुपए के शेयर थे मेरे। अब क्योंकि मैंने कैश में परचेज किए, अब मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि ये शेयर्स मैं बेचूं। मेरी मर्जी मैं इस शेयर को कल बेचूं, मेरी मर्जी मैं इस शेयर को अगले घंटे में बेचूं, या मेरी मर्जी मैं इस शेयर को 10 साल तक भी ना बेचूं, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन जब हम कोई शॉर्ट सेल करते हैं या मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर हम टाइम बाउंड होते हैं क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में काम किया जाता है। आपने एक सर्टेन टाइम के अंदर अपने लॉस को या प्रॉफिट को बुक करना ही करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसी परचेज की है जो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ है, आपने वो पैसे, अगर आप पैसों की शक्ल में की है, जैसे हम मार्जिन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो आपने अपने ब्रोकर को पैसे वापसी करने हैं। और अगर आपने शॉर्ट सेल के थ्रू की है और आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है, तो आपने वंस अगेन कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाल के उस आइटम को वापसी करने की ज़रूरत आएगी आपको। तो यहाँ पर जो है आप टाइम बाउंड नहीं है, सॉरी, आप टाइम बाउंडेड है, आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर इस लॉस को या प्रॉफिट को बुक करना है। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है। और इक्विटी मार्केट के वजह से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये एक टाइम इंडिपेंडेंट मार्केट होनी चाहिए। अगर आप इक्विटी मार्केट का पार्ट बन रहे हैं या स्टॉक मार्केट का पार्ट बन रहे हैं, तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि मुझे मार्केट में 2 साल बैठना पड़े, 3 साल बैठना पड़े, 5 साल बैठना पड़े, क्योंकि मैं बिजनेस को परचेज कर रहा हूँ। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उससे कोई बिजनेस खराब नहीं हो जाता। बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया की स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, आपने टाटा या रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं, तो ये तो जायंट्स हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जैसे हमने मारी का नाम लिया, या वंस अगेन एंग्रो कॉर्पोरेशन का नाम लिया, या कोई बैंक्स के अंदर हम नाम लें तो मीज़ान बैंक हो गया, ये इस मुल्क के जायंट्स हैं। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ये रातों रात कंपनी बंद नहीं हो सकती, और आपकी जो कंट्री है इन कंपनीज की बुनियाद के ऊपर चलती है।
तो अगर आप इस तरीके के बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि वक्ती तौर पे आपका शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा? आपने बहैसियत इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना है और वक्तन वक्तन न्यू कैश इसके अंदर इंपुट करना है। खैर, ये तो एक अलग वीडियो की बात हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और टर्म जो आप मार्केट के अंदर सुनेंगे वो है डिविडेंड। यानी कंपनी जो प्रॉफिट करती है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है, और वो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलता है इसको कहते हैं हम डिविडेंड। देखिए, जब डिविडेंड मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कंपनी ए की तरफ जाते हैं जो 100 रुपए की थी, और इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो 5 रुपए का अनाउंस किया। अब होगा क्या कि जब आपको डिविडेंड एक सर्टेन डेट के बाद आपका जो डिविडेंड आपको मिलना है वो ऐसे मिलेगा कि आपके शेयर की जो प्राइस है वो 5 रुपये कम हो जाएगी। ये बात थोड़ी सी लोगों को इनिशियली नहीं पता होती, इसको कहते हैं हम एक्स डिविडेंड। तो आपका जो शेयर 100 रुपये पर ट्रेड हो रहा था वो 95 रुपीज़ का हो जाएगा, और वो जो 5 रुपये कम हुए वो आपको डिविडेंड की सूरत में मिल जाएंगे। अब आप सोचेंगे क्या मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मेरे ही 100 रुपये का आइटम जो है उसमें से 5 रुपये लेके मुझे ही वापसी कर दिया, तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, होता ये कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका जो ये 100 रुपए का जो आइटम है ये बढ़ना भी तो चाहिए ना। और अगर 5 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है तो होता ये है, ज़्यादातर ये देखा गया, कंपनी अच्छी है, मार्केट अच्छी है, तो आपने लेट्स से 95 रुपीज़ के ऊपर वो शेयर आ गया, तो वो 95 से 100 भी हो जाएगा, यानी 100 का लेट्स से 105 भी हो जाएगा। यानी आपने एक आइटम 100 पे परचेज किया, आज उसकी वैल्यू 105 रुपए की है, तो 5 रुपए तो आपने कैपिटल गेन कर लिया, और जो डिविडेंड आपको मिला था वो तो बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो 5 रुपए कैपिटल गेन और 5 रुपए का आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो ये उन शेयर्स में ज़्यादा आपको नज़र आएगा जो कि प्रॉफिटेबल आइटम्स है, बल्कि डिविडेंड तो इटसेल्फ वही कंपनीज़ देती हैं जो कि प्रॉफिटेबल इन नेचर होती हैं, और ये वो अच्छे बिज़नेसेस हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनमें आपको पता है कि मार्केट वक्ती तौर पे खराब भी होती है लेकिन डिविडेंड्स आपको मिलते रहेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बहुत बढ़ता रहेगा। अब आइए देखते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। अब तक हमने जो बेसिक टर्म्स है स्टॉक मार्केट में जो आप सुनेंगे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टॉक मार्केट बिल्कुल बहुत आसान किसी भी मार्केट की तरह बिहेव करती है। यानी इस मार्केट में 2 बंदे होंगे, एक बायर होगा और एक सेलर होगा, और हमेशा इनके दरमियान एक जंग चल रही होगी। बायर जो है हमेशा कोई आइटम लोएस्ट पे परचेज करने की कोशिश करेगा, और जो सेलर है वो अपना आइटम हमेशा हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पे बेचने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये जो जंग है बाइंग एंड सेलिंग की है। अब इसमें होता ये है कि जब आप कोई आइटम परचेज करते हैं तो आपने सबसे पहले, जैसे हमने डिस्कस किया, आपने अपने ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खुलवाना है। इसको डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट नाम दे सकती हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये एक सब अकाउंट कहलाता है, और ये रेगुलेटेड अकाउंट होता है। यानी इसके अंदर वही आइटम वही बंदा एक शेयर खरीद सकता है जिस नाम का ये अकाउंट हो। फॉर एग्जांपल मेरा नाम फैज़ान है, तो मेरा जो सब अकाउंट है उसका नाम भी फैज़ान ही होगा। तो गवर्नमेंट्स को पता होगा कि ये जो शेयर्स हैं ये फैज़ान के पास है, और फैज़ान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके पास, या जितने भी अकाउंट्स हैं, मेरे मेरे नाम के मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, तो ये शेयर्स की ट्रांजैक्शन उन अकाउंट्स में ही हो सकती हैं, इसके अलावा किसी और अकाउंट में नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये सब अकाउंट जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बिल्कुल सेफ काइंड ऑफ अकाउंट होता है, और इसमें कोई आपके शेयर्स को चोरी नहीं कर सकता। यानी आपने सबसे पहले अपना ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खुलवा लिया, किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा लिया, और आपने उसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर दी। देन वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, मोस्ट लाइकली एक ऐप देगा, या फिर आपको कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देगा जो आप पीसी या लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपनी बाइंग एंड शेयरिंग बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म करेंगे। अब होगा ये कि आपने देखना है मार्केट के अंदर किसी भी शेयर को। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से अपनी स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो आपने देखा कि टाटा का शेयर है या मारी का शेयर है। लेट्स से वो ट्रेड हो रहा है, मारी की एग्जांपल लेते हैं, तो वो ट्रेड हो रहा है 600 रुपये पे। आपने बीइंग अ बायर आपने कोशिश करनी है कि ये मुझे कम से कम पैसों में मिल सके। अच्छा, दिन का एक मार्केट का एक कैप होगा जिसके अंदर वो जो आइटम है वो कम से कम आ सकता है, और एक प्राइस ऐसी होगी जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। और पीएसएक्स के लिए ये मार्केट कैप है 10% का। अगर आप 10 रुपये से कम है तो ये 1 रुपये का कैप है। यानी अगर 600 रुपये के शेयर की बात करें, लेट्स से मंडे के दिन वो 600 रुपये का आइटम था, तो एट द डे एंड या तो 540 रुपये पे आपको मिल सकता है, या फिर 660 रुपये पे वो जा सकता है। ये 10% लो और 10% हाई का ये मार्जिन इसके पास मौजूद है। तो आप कोशिश करेंगे कम से कम पे ये आपको मिले, और आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये आप इस पे सेल करें। तो मार्केट के अंदर हमेशा ये जो ट्रेडिंग हो रहा है ये डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड होता है। अगर कोई आइटम जिस पे प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि वो बढ़ना चाह रहा है, या आगे जाके बढ़ जाएगा, तो ज़ाहिर है उस आइटम की जो मार्केट में अट्रैक्शन है या पुल है वो बढ़ती चली जाएगी, और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो जो आइटम 600 का था आप शायद 601 पे भी परचेज करने को तैयार हो गए, 602 पे परचेज करने भी के लिए भी तैयार होंगे, 605 पे भी तैयार हो गए, 610 पे भी तैयार हो गए, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में आवाज़ क्या है या क्या प्रेडिक्शन है उस आइटम की सेलिंग न्यूज़ के हवाले से।
तो लेट्स से जिस तरीके से ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी और जितना उस आइटम की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, पीछे से सप्लाई भी उतना कम होती जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर मेरे पास आइटम है मैं तो बेचूँगा नहीं, क्योंकि मैंने तो ₹700 के लिए लिया हुआ है। तो मार्केट में जो बंदा बेचना चाह रहा है, उसकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। तो ज़ाहिर है सामने वाले ने अपनी प्राइस को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। इसी तरीके से अगर इसका रिवर्स की बात करें, मार्केट में खबर आती है और एक कंपनी की वजह से बहुत बुरी खबर आती है, उसके फंडामेंटल बहुत बुरी तरीके से हिट होते हैं। तो अब उस कंपनी के जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे और बायर्स कम होंगे। तो यहाँ पर जो मार्केट में अवेलेबल नंबर ऑफ शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी और डिमांड उसकी होगी नहीं। और इस केस में क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अब कोई नीचे से नीचे बेचने की कोशिश करेगा। जैसे 600 की जगह वो 599 बेचने की कोशिश करेगा, देन 598 पे बेचने की कोशिश करेगा, 590 पे बेचने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं तो खरीदना ही नहीं चाह रहा, मैं तो बोलूँगा जब ये शेयर 400 साढ़े 400 पे आएगा तब मैं परचेज़ करूँगा। तो क्योंकि बायर मौजूद नहीं है, तो सेलर मज़ीद नीचे आएगा। अब यहीं पे आपने वॉरेन बफे की वो उस बात को ज़हन में बिठाना है कि आप कोई शेयर परचेज़ ना करें, आप एक बिज़नेस परचेज़ करें। ये वो प्रिंसिपल है जिसको आप थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचें तो आपको समझ में आएगा कि यार आखिरकार अमीर ही इस मार्केट में क्यों कमाता है और एक जो मिडिल क्लास तबका होता है इस मार्केट में क्यों फेल हो जाता है। क्योंकि अमीर को ना पैसा कमाना नहीं होता, उससे पैसा कमाया हुआ है और वो पैसा हर साल रीइन्वेस्ट भी कर रहा होता है। तो वो ऐसे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है जिसका उसको पता है कि यार मोटा-मोटा भी 10, 15, 20% रिटर्न साल का आ जाए मैं तो खुश हूँ। जबकि जो मिडिल क्लास तबका होता है, वो ऐसे शेयर्स में जाता है जिसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक खबर है, जस्ट एक रूमर है कि फला-फला चीज़ कोई न्यूज़ आ रही है जो कि फंडामेंटली बहुत ट्रू है, लेकिन आपको उस खबर के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो बाय ऑन न्यूज़ एंड सेल ऑन रूमर इस तरीके की टर्म्स हैं या बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ इस तरीके की टर्म्स आपको मार्केट में नज़र आएँगी। तो ये जो मिडिल क्लास तबका है, ये स्पेकुलेटिव आइटम में जाना पसंद करेगा, ये पेनी स्टॉक्स में जाना पसंद करेगा और फिर उम्मीद लगा के बैठेगा कि मार्केट में उसके जो आइटम्स हैं परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर यही बंदा थोड़े ठंडे दिमाग से बिज़नेसेस को परचेज़ करे, क्या होगा? इनिशियली बिज़नेस की कॉस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। जैसे हमने मानी की बात करी हो ₹600 का शेयर है, आपके पास शायद 5 या 6 शेयर या 10 शेयर हैं, लेट्स से आपने ₹10,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है अपनी, तो मार्केट में आपके पास इसके 15-16 शेयर आएँगे, ऐसे ही आएँगे, मोटा-मोटा 20 शेयर आ गए। तो आपने ये नहीं तय करना या आपने ये चीज़ में जल्दबाज़ी नहीं करनी कि सिर्फ़ 20 शेयर तो आ रहे हैं। आप बिज़नेसेस को परचेज़ करें और लेट इट ग्रो ओवर टाइम और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी साथ-साथ बढ़ाएँ। तो आप देखेंगे जब आपके पास मार्केट में पैसा है, आप मार्केट को पैसा दे रहे हैं, तो फिर मार्केट एक वक़्त ऐसा आएगा कि मार्केट भी आपको पैसा देगी। अच्छा ये तो वो वाली बातें हो गई कि मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं और क्या-क्या रिस्क हैं। देखिए सबसे पहला रिस्क तो यही है कि कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं वो वॉलेटिलिटी का शिकार होगी। यानी आपने कोई चीज़ ₹100 पे परचेज़ करी है, अगले ही सेकंड वो ₹99 की हो गई और उसके ही अगले सेकंड वो 101 पे हो गई। इस उतार-चढ़ाव को ही तो मार्केट कहता है। तो अगर आपसे ये वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होती, तो इसका ये मतलब है कि अभी आप मार्केट के लिए रेडी नहीं हैं। तो अपना पोर्टफोलियो साइज़ थोड़ा-सा कम करें, थोड़ा छोटे अमाउंट से एंट्री लें। तो अगर आपको जब भी मार्केट से डर लगने लगे, तो आपने ये चीज़ को जज करना है कि मार्केट से आप डर क्यों रहे हैं? इफ इट्स बिकॉज़ ऑफ द रिस्क तो आपने वो रिस्क को कम से कम करना है। इसके अलावा आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिज़नेस आप परचेज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बिज़नेस है, तो इसमें लॉस के चांसेस हमेशा रहेंगे और इक्विटी मार्केट में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एक बिल्कुल सेफ मार्केट है। हाँ, अगर हम लार्ज स्पैन की बात करें, 5 साल, 10 साल, 15 साल की बात करें, तो अच्छे बिज़नेसेस ने ग्रो ही करना है। लेकिन वन्स अगेन ऐसे बिज़नेसेस भी देखे गए हैं पास्ट में, जो किसी वक़्त तो बहुत बड़े जायंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब उनका शायद नामो-निशान नहीं है या मार्केट उस वक़्त उनके जो सेक्टर है उसको उतना अच्छा ट्रीट नहीं कर रही, तो वो अभी बहुत डाउनवर्ड साइड पे हैं। तो आपने डायनामिक इन नेचर भी होना है, ऐसा नहीं कि आपको एक शेयर लेके बैठे रहो तो बैठे ही रहो, आपने चेंज ऑफ हैंड को करना है। लेकिन आपने ये बात ज़हन में बिठानी है कि व्हेन आई एम इन्वेस्टेड इन द इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट, मुझे लॉस हो सकता है और इस लॉस को पहले कैलकुलेट करें और इस लॉस के अगेंस्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट बनती है, जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट ही आप अपनी जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लगाएँ और री-इन्वेस्टमेंट को अपनी हैबिट बनाएँ। किसी भी आइटम को आप जब परचेज़ करें तो उसको री-इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटजी बनाएँ और देखें कि यार मैं इसको कितना ज़्यादा परचेज़ कर सकता हूँ और अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट जो है मेरा एक पर्टिकुलर आइटम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लाख रुपए थे, आपने शायद 2 शेयर परचेज़ करने चाहिए, 10-15 शेयर्स की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, ओवर टाइम डाइवर्सिफ़िकेशन आपको नहीं करनी चाहिए और आपने फिर ये अपने आप से एक डिसिप्लिन करना है कि मेरे पास मज़ीद 10,000 आएँगे तो मैं इन आइटम के अंदर री-परचेज़ करूँगा।
या मैं कोई न्यू आइटम की तरफ जाऊँगा। आपने इस तरीके की कुछ अपने लिए रूल्स एंड स्ट्रेटजी बनानी है, ताकि आपके लिए जो जर्नी है ये लॉन्ग भी बने और आपके लिए फ़ायदेमंद भी बने। इसके अलावा आपने थोड़ा बहुत ये भी करना है कि आपने अपनी सराउंडिंग्स के बारे में देखना है। आपके मुल्क से रिलेटेड खबरों को आपको पता होना चाहिए और इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इसका भी पता होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ रात को 8 या 9 बजे प्राइम टाइम न्यूज़ शोज़ लगाना स्टार्ट कर दें। लेकिन ओवरऑल कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मार्केट हमेशा रिएक्टिव होती है और मार्केट कुछ ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं कि खबर शायद बाद में आती है, मार्केट उसको पहले प्रेडिक्ट कर लेती है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके आने के बाद मार्केट रिएक्ट करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक मोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कोविड की। कोविड जब 2020 में आया तो जनवरी के अंदर लेट्स से हम बात करते हैं, तो जनवरी के अंदर शायद चाइना के अंदर कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। तो पाकिस्तान, इंडिया या लेट्स से अमेरिका की बात करें तो लोग थोड़ा-सा ईज़ी थे, तो चाइना का लोकल वायरस है, क्या होगा? लेकिन कुछ कंपनीज़ उस वक़्त इस बात को समझ गई थी कि यार अगर ये वायरस फैलता है ना तो एक अजीब ही चीज़ हो सकती है। वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होता है। जनवरी के एंड में आते हैं तो देखा जाता है कि यार ये तो वायरस थोड़ा दुनिया के शहरों में फैल गया है। अब लोग पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। फिर इनिशिएट होता है लॉकडाउन्स, चाइना लॉकडाउन में चला जाता है और जहाँ-जहाँ ये वायरसेस फैलता चला जाता है, वहाँ पे लॉकडाउन्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं और मार्केट्स उस वक़्त क्रैश करना स्टार्ट कर देती हैं। जिस कंट्री में भी आप होंगे, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी टर्म थी जो कि पहले किसी ने नहीं सुनी थी, बिज़नेसेस बेसिकली बंद हो गए। जब बिज़नेस बंद हो गए तो ज़ाहिर है कहाँ से आपको रेट ऑफ रिटर्न, कहाँ से आपको डिविडेंड मिलेंगे? मार्केट्स क्रैश कर गई। उस पॉइंट पे अगर आपने खबरें पहले से ही प्रेडिक्ट की हुई होती, तो आप ज़ाहिर है कुछ उस लॉस से बच जाते हैं। लेकिन वंस अगेन ये तो एक ऐसी बात थी जिसको शायद हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़ आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्वेस्टेड हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, तो आपने ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ मोटी-मोटी न्यूज़ को सुनना है, रिसर्च करनी है और देखना है कि आपके जो शेयर्स हैं उसके लिए ये फ़ायदेमंद न्यूज़ है या नुकसानदेह न्यूज़ है। इस तरीके की आपने छोटी-मोटी रिसर्च बिल्कुल करनी है, वक़्तन-वक़्तन करनी है और इस तरीके की जो आपको न्यूज़ मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके लिए डिसीजन मेकिंग ईज़ी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरी वीडियो के अंदर आपने तमाम के तमाम टर्म्स को अच्छे तरीके से समझा होगा और आपका जो बेसिक आइडिया होगा स्टॉक एक्सचेंज का, उसको मैं एस्टैब्लिश करने में कामयाब होऊँगा। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आई है, तो उसको ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई है या आपको वीडियो पसंद नहीं आई है, तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। जज़ाकल्लाह।